ऐसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत ऊपर है, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि अमेरिका में फ्राइडे रात को मार्केट ऊपर थी। इसका प्राइमरी कारण ये था कि जॉब रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं अमेरिका में, तो जो एक्सपेक्टेड थे उसके ऊपर जॉब्स मिले हैं। इसका मतलब है कि मार्केट ने रीइंफोर्स कर लिया है कि जो कंट्रैक्शन अमेरिका को में देखने को मिला, वो सिर्फ एक अबरेशन है, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स उन्होंने कर ली ताकि कोई स्लो डाउन ना हो जब टैरिफ शुरू हुआ तो। लेकिन अभी टैरिफ को ही पास करके रखा है, सिवाय चाइना का सारे टैरिफ को। तो अभी मार्केट को लगता है कोई चांस नहीं है कि रिसेशन आने के लिए, लेकिन रिसेशन डेफिनेटली आएगी, क्योंकि चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं वो हायर एक्सपोर्ट्स में, हायर रेट्स में आ रही है। अभी सीधा बात है कि चाइना ने अभी तक बातचीत शुरू करने का कोई संकेत नहीं दिया है, तो आर पार का ट्रेड वॉर होगा और इससे लॉन्ग टर्म में मार्केट अफेक्ट होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जॉब रिपोर्ट्स के कारण और ये फैक्ट कि अमेरिका एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, इसीलिए ऊपर जा रही है मार्केट। लेकिन सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि दुनिया का सबसे फेवरेट इन्वेस्टर, फेवरेट ग्रैंडफादर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है कि इस साल के अंत तक वो रिटायर हो जाएंगे सीईओ के पद से। मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। सो वॉरेन बफेट सीईओ नहीं रहेंगे। संडे को बोर्ड मीटिंग हुआ होगा, उसमें इसे डिस्कस किया होगा। एंड ऑफ द ईयर अनदर बोर्ड मीटिंग होगा। उसके बाद जनवरी फर्स्ट से ये टेक ओवर ग्रेग एबल करेंगे। ये उनके लिए भी एक सरप्राइज था, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वॉरेन ने बोला था, उन्होंने बोर्ड से भी डिस्कस नहीं की, सिर्फ अपने दो बच्चों से डिस्कस की थी, अपने बड़े बेटे हॉवर्ड और सूसी के साथ। और किसी से ये डिस्कशन नहीं हुआ है और वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वहां कहाँ भी नहीं जाएंगे, हर दिन ऑफिस आएंगे और कुछ डील्स करते रहेंगे ग्रेग के अप्रूवल के साथ। उन्होंने बोला अभी ग्रेग मुझसे अप्रूवल लेते थे, अब मैं ग्रेग से अप्रूवल लूंगा। इसका मतलब क्या है हमें पता नहीं, लेकिन ये तो डेफिनेट हो गया है कि अंतिम साल तक उन्हें एहसास हो गया है कि उनके अंत आ रहा है। ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज 1.5 साल पहले चार्ली मंगर पास ऑन हो गए, उसी समय से वो डाउन लग रहे हैं और स्टॉक्स उन्होंने बेचा है और कैश पाइल को $348 बिलियन तक करा दिया है। वो लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फेडरल सिक्योरिटीज हो रहे हैं। अगर बाहर की देश से काउंट करें, वो नंबर 10 पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो करेक्शन अभी देखने को मिला है वो करेक्शन नहीं है और सिर्फ एक 10-20% का मूव है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो इन्वेस्टिंग कैरियर है, 65 इयर्स की इन्वेस्टिंग कैरियर, इसमें उन्होंने 3 बार अपने स्टॉक को 50% तक गिरते हुए देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेड टैरिफ्स एक एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन उन्होंने ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं बोला। यही डेवलपमेंट्स है। सोने का दाम वहीं की वहीं रह गया है, $8,750 22 कैरेट गोल्ड। और आज न्यूज क्या है भारत में, इससे शाश्वत और मैं इसका बातचीत करेंगे। शाश्वत सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। भारत नहीं, पर आप बर्कशायर हैथवे के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यूएस या फिर अमेरिकी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि एनवीडिया अब 20% गिरा है और बहुत सारे लोग ये एआई के पीछे दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि अब एआई का समय आ गया है और जो आर्थिक स्थिति है वो एआई की तरफ जा रहा है। तो इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? और अब एनवीडिया जो है 20% गिरा है और पी रेशियो भी कम हुआ है अब। तो ये एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ और सिर्फ एक माइनर करेक्शन है? एक माइनर करेक्शन है
और बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये बात सिंपल है कि एनवीडिया ओवरहाइप्ड स्टॉक है। उन्होंने खुद कई लोगों को फाइनेंस दिया है जो एनवीडिया स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। उन्होंने अपना स्टॉक्स का अपने चिप्स को खरीदने के लिए खुद फाइनेंस की। अभी जो क्रिप्टो माइनिंग में जो फीवर था वो खत्म हो गया है। दूसरी ये है कि डीप सीक के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब सीधा हो गया है कि इतना हाई एंड प्रोसेसर नहीं चाहिए। आप लार्ज एलएलएम मॉडल चलाने के 2 लेवल लोअर हार्डवेयर से ही आप एलएलएम चला सकते हैं। तो एनवीडिया इज नॉट अ होली ग्रेल नहीं है। एनवीडिया के बिना भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। यही मार्केट समझ गई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर एक मेजर करेक्शन आएगा और 50% मार्केट गिर सकती है। अभी 36 टाइम्स अर्निंग्स में है मार्केट। इसे 20 टाइम्स अर्निंग्स तक आने देंगे, उसके बाद हम सोचते हैं। लेकिन जो ब्लोट रैली थी वो खत्म हो गई। अभी एंट्री मारने का टाइम नहीं है। वेट करेंगे और नीचे आने देंगे, उसके बाद कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसा डीप सीक ने डेमोन्स्ट्रेट किया, लोअर कैपेसिटी प्रोसेसर यू कैन अचीव ग्रेटर रिजल्ट्स। दैट इज प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर कम हो, लोअर वर्ष वेरिएशन से ही ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। यही डेमोन्स्ट्रेशन डीप सीक ने हमें दिया है, इसीलिए ये वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है। और अगली सवाल जो है आपने कहा था कि वो फाइनेंस कर रहे थे, जो कंपनी उनसे खरीद रहे थे जो चिप्स और उन कंपनियों को वो फाइनेंस दे रहे थे या फिर क्रेडिट दे रहे थे इन चिप्स को खरीदने के लिए। तो हम उनके फ्री कैश फ्लो देखें तो बहुत कंपाउंड हुआ है पिछले 2-3 साल में। तो मेरा सवाल तो ये बनता है कि अब जो फाइनेंशियल पोज़ीशन में है वो सस्टेनेबल है या फिर नहीं? या सस्टेनेबल नहीं है तो कहाँ तक जा सकते हैं वो? सीधा है न्यूज़ है कि वो सस्टेनेबल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी चिप्स के बिना कोई ये नहीं होता, तो उनका पोजीशन वेरी वैल्यूएबल होता। अभी डेमोन्स्ट्रेशन ये हो गई है कि बिना एनवीडिया के भी आप ये कर सकते हैं। तो जो एक्सक्लूसिविटी उनको था कोविड के समय से पिछले 5 साल में था। पहला उनका डेटा कार्ड का शॉर्टेज था, उन्होंने उधर खूब कमाया। कोविड के समय में बिटकॉइन माइनिंग के कारण डेटा कार्ड्स नहीं मिले और तो अब एनवीडिया का रैली शुरू हो गया। तो पिछले 5 साल की रैली अब खत्म हो रही है। तो और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर ये 100% और गिरे और पी बाई रेशियो जो अब 36 पे है वो 18 तक पहुंच सकता है। ठीक है, पर ये अब भी पेपर में देखें तो एक हाई ग्रोथ कंपनी दिखता है, तो ये आप मानते नहीं? शायद हाई ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा फ्यूचर्स में। जो भी ग्रोथ होना था सो हो गया। जो ग्रोथ आने वाले हैं वो कम होगा। ठीक है। तो मेरा अगली सवाल जो है कि ठीक है, एनवीडिया मैं मानता हूँ कि ओवरप्राइस्ड है। तो अब जो निवेशक हैं, जो वॉरेन बफेट की तरह एक यूएस में एक एंट्री लगा के कुछ फॉरेन होल्डिंग रखें, तो इनके लिए क्या सलाह देते हैं आप? हिसाब से होंडा मोटर कंपनी बहुत अच्छा लेवल में है। अभी उनका प्राइस कम है। मार्केट उनको पनिश कर रही है क्योंकि उनके पास कार्स की सेल्स इतना नहीं है। लेकिन होंडा एक डोमिनेंट प्लेयर है, इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर है टू व्हीलर्स में। तो टू व्हीलर्स बोथ पेट्रोल एज वेल एज इलेक्ट्रिक में वो लीडर हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक उन्होंने लॉन्च नहीं की, लेकिन स्कूटर्स में क्लियर नंबर 1 है। मोटरसाइकिल्स में नंबर 2 और नंबर 1 के आसपास है। और उनके पास बहुत सारे कैश है, उनके पास सक्सेसफुल कार्स हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। लेकिन अब ब्रांड है और ब्रांड बन जाएगा। मुझे जो जानकार हैं वो बोलते हैं कि होंडा ने 3-4 बड़े फार्मूला 1 कंपनीज को इंजन भी सप्लाई किया है। तो इंजन टेक्नोलॉजी में जो एडवांटेजेस होंडा की है वो किसी और की नहीं है।
तो एक मैं होंडा लूँगा और अभी दाम बहुत ज़्यादा है इसलिए गूगल नहीं ले सका। तो लेकिन जब चैट जीपीटी का अनाउंसमेंट आया, गूगल को लोगों ने पनिश किया, उस समय मैंने गूगल लिया था। तो गूगल, टोयोटा ये सब अच्छे कंपनियाँ में है, होंडा भी अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो आपको ऑटो टैरिफ के बारे में कुछ आप डरते नहीं कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा? गाड़ी चाहिए, राइट? ग्लोब को भी गाड़ी चाहिए। अगर अमेरिका ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो वो खुद उसे बाहर निकलेंगे। दैट इज़ जब पेन बहुत ज़्यादा होगा और रिपब्लिकन्स इलेक्शन हारेंगे, तो ये रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो यही सवाल है मेरे आज के लिए। इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।